नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बलोत्रा आश्रम का यूट्यूब चैनल और हमारा नाम है ओम प्रकाश भाटिया और आप देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो लगातार कक्षाएं चल रही है रीट के लिए। उसमें से हम विकास के आयाम पर चर्चा कर रहे थे और उसके 2-3 क्लास हमने आगे लगाई है और कल हमने शैशवावस्था में विकास के विभिन्न आयामों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम बाल्यावस्था की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बाल्यावस्था की विशेषताएं, उसकी परिभाषाएं और बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे, अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता है कि शैशवावस्था में बालक जो भी सीखता है उसकी दुनिया संकीर्ण होती है और जो कल्पनाओं में ज़्यादा खोया रहता है और उसमें वस्तु स्थायित्व का भाव बहुत कम होता है। धीरे धीरे उसमें वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है। तो उससे आगे का आज हम अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु का समय बाल्यावस्था कहलाता है और जो 6 से 12 वर्ष है वो हमारा बाल्यावस्था है। इसमें बालक विद्यालय में जाता है पहली बार और इससे पहले की जो अवस्था थी उसे हम शैशवावस्था कहते हैं और उसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। तो 6 से 12 वर्ष की आयु के बालकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनकी परिभाषाएं जानेंगे और इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। बालक के औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि वो विद्यालय में अपनी नियमित शिक्षा प्रारंभ करता है और इसी कारण इस व्यवस्था को प्रारंभिक शिक्षा का काल भी कहा जाता है। इस आयु में बालक पहली बार अपने नए नए मित्रों से मिलता है, शिक्षकों से मिलता है, विद्यालय में जाता है घर से बाहर। तो ये हमारी अवस्था बाल्यावस्था है और इसे प्रारंभिक शिक्षा का काल भी कहा जाता है। तो अब हम जो हमारी ये बाल्यावस्था है इसकी विशेषता के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, इसकी परिभाषाएं जानते हैं। पहले तो कॉल तथा ब्रूस ने बाल्यावस्था की परिभाषा बताते हुए बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल कहा है। जीवन का सबसे अनोखा काल बाल्यावस्था को कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। ये सबसे अनोखा काल क्यों कहा है? क्योंकि बालक संवेगों को प्रकट करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें प्रकट नहीं करता। इच्छा तो होती है कि वो अपने मन की बात को कहे, लेकिन वो अपने से बड़ों से डरता है, अपने शिक्षकों से डरता है, माता पिता से डरता है। इसलिए वो अपनी इच्छा एवं संवेगों को प्रकट नहीं कर पाता है। इसलिए ये अनोखा काल है कि वो बताना भी चाहता है लेकिन बता नहीं पाता है। इसलिए कॉल एवं ब्रूस ने इसे अनोखा काल कहा है। अब दूसरी परिभाषा है रॉस की। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। एचटेट का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? तो इसका आंसर था रॉस। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और रॉस ने इसके साथ ही एक और परिभाषा दी है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने है कि शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब ये है कि बालक का जो मानसिक जो स्थिरता है और शारीरिक स्थिरता है वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये है कि जो अनपेक्षित संवेग है उसे बालक प्रकट नहीं करता। इसीलिए ये बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम दोस्तों इसके बाद में हार्लॉग ने भी परिभाषा दी है। हार्लॉग ने ये परिभाषा बताई है कि बाल्यावस्था प्रतियोगी समाजीकरण की अवस्था है। मतलब ये है कि प्रतियोगी समायोजन बालक का विद्यालय में होता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है और समाजीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। इसीलिए ये बाल्यावस्था प्रतियोगी समाजीकरण की अवस्था है। दोस्तों, समाजीकरण का अर्थ होता है, समाजीकरण के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं कि समाजीकरण क्या होता है। इसके बारे में हम अपने हिसाब से समाजीकरण ये होता है कि बालक समाज के रीति नीति नियम व्यवस्था कानून को जानता है, समझता है, तो इसे ही समाजीकरण कहते हैं।
अब हम बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं ये है कि जो रॉस ने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता सबसे ज़्यादा होती है और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। बच्चे का जो मानसिक विकास है, उनकी जो योग्यताएं है, कौशल है, उसमें वृद्धि होती है। और जहाँ तक हमने बात की थी कि शैशवावस्था में बालक कल्पनाओं में खोया रहता है, तो ये वास्तविक जगत से संबंधित है। बालक है जो वास्तविक चीज़ को समझता है, वास्तविक जगत में आ जाता है और इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। बालक हर चीज़ को जानना चाहता है, समझना चाहता है, कि हर बात के बारे में जानने का प्रयास करता है और ये रचनात्मक होती है। इसमें बालक नए नए रचनात्मक कार्य करता है। और जब शैशवावस्था में बालक एक अधिक नहीं बोलता है, बोलने की जो अवस्था होती है, उसके बाद में बालक जो बाल्यावस्था है, इसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बालक हर किसी से समझने का प्रयास करता है क्योंकि जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और वास्तविक जगत से संबंधित होने के कारण वो हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है यहाँ पर। और इसमें जो एक ये बालक, इसमें टोली की अवस्था भी कहा जाता है। इसे टोली की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि बालक इसमें अपने स्वयं पार्टियों के साथ रहना सीखता है और ये समलिंगी समूह में रहने की इच्छा जाहिर करता है। जब टोली में रहता है तो वो अपने जैसे जो समलिंगी है विद्यार्थी, उन्हीं के साथ अपने दोस्त बनाता है और ये संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन करना जानता है। दमन का मतलब ये होता है कि जो उसको लगता है कि ये हम प्रदर्शित करेंगे तो बड़े लोग हमें क्या कहेंगे, माता पिता शिक्षक क्या कहेंगे, तो बहुत सारे संवेगों का वह दमन करता है, उसका प्रदर्शन करने से कतराता है। तो संवेगों का दमन करना प्रदर्शन, ये भी बाल्यावस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है और संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें बालक को जो खिलौने होते हैं, खिलौने एवं खेल की आयु है ये बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो खिलौनों की आयु होती है और उत्तर बाल्यावस्था है वो खेल की आयु कही जाती है। तो इसमें खिलौने की, हर चीज़ की जो संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है बालक में। और इसमें बालक है वो निरुद्देश्य घूमता है, बिना उद्देश्य के इधर उधर जाता है। तो निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है, भ्रमण करने की। और सामाजिक गुणों का विकास होता है क्योंकि इसमें बालक विद्यालय में जाता है और अपने जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ रहता है, इसलिए सामाजिक गुणों का विकास होता है। और सामूहिक खेलों में रुचि लेता है जिससे सामाजिकरण का विकास होता है। बालक खेल खेलना पसंद करता है। और इसमें जो भी शैशवावस्था में हमने पढ़ा था कि संवेग है वो अस्पष्ट होते हैं, अस्थिर होते हैं, तो यहाँ पर संवेग है वो स्पष्ट हो जाते हैं कि उसका किस समय किसका प्रदर्शन कैसे करना है। इसके बाद में संवेगों में स्थायित्व होता है। जैसे हमने बाल्यावस्था में शैशवावस्था में देखा था कि बालक के सामने एक ऐसी अवस्था आई थी, 8-9 माह के बाद में बालक के सामने यदि उसके पसंद का खिलौना है, उसे हमने उसके आगे से हटा लिया तो वो तुरंत रोने लगता है, वापस दे दिया तो वापस हंसने लगता है। तो संवेगों में स्थायित्व नहीं था, तो यहाँ पर संवेगों में स्थायित्व आ जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बालक को बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे होना चाहिए, बालक को शिक्षा कैसी देनी चाहिए ताकि बालक अपनी जो बाल्यावस्था में उसका जितना विकास होना होता है उसके अनुसार वह अपना विकास कर पाता है। इसके लिए बालक को शिक्षकों को, क्योंकि इस अवस्था में बालक विद्यालय पहुंच जाते हैं और विद्यालय में जाकर के वो अपने विकास को अंजाम देते हैं, अपने विकास को विकसित करने का प्रयास करते हैं और नई नई चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षक, विद्यालय में शिक्षकों का एवं घर पर माता पिता और उसके जो देख रेख करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि बालक को अपनी आयु एवं गति के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार कार्य करने में सहयोग करे। तो बालकों के साथ कैसे शिक्षा दी जाए उसके बारे में हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था में किस प्रकार की
शिक्षा दी जाती है, शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। तो उचित वातावरण एवं व्यवहार में शिक्षा प्रदान करना, बालक के व्यवहार के अनुसार, बालक के स्तर के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाए और उचित वातावरण का ध्यान दिया जाए। इस अवस्था में बालक के लिए पर्यटन की व्यवस्था की जाए और स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बालक इसमें निरुद्देश्य घूमने का प्रयास करता है, प्रवृत्ति पाई जाती है। तो उसमें उसके घूमने के प्रयास में जो निरुद्देश्य होता है उसको उद्देश्य में परिवर्तित करके उसके लक्ष्य को परिवर्तित किया जा सकता है, ताकि बालक जो निरुद्देश्य घूमता है उसमें उद्देश्य डाल के उसको अच्छे तरीके से विकास किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, शिक्षा दी जा सकती है। और इसमें बालक को रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि बालक में इस समय जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जाए ताकि बालक अपने कार्यों को एक नया सृजनशील बना सके। इसमें संचय की प्रवृत्ति होती है बालक में, तो संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और संवेगों में बालक अधिकतर यहाँ पर देखता है कि संवेगों का दमन करता है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की विशेषता यही है कि बालक को संवेगों के प्रदर्शन का अवसर दिया जाए, ताकि उसको ये नहीं लगे कि कोई भी शिक्षक उसकी उपेक्षा करे, ताकि वो उसके अंदर के भाव है उसको प्रकट कर सके। तो बालकों को संवेगों के प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाना चाहिए और क्रिया और खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि हमने बात की कि ये आयु बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था वो खेलों की आयु है, खेल एवं खिलौनों की आयु बाल्यावस्था होती है। तो इसमें बालक को खेल खेल के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बालक है जो उसकी गति है उसके अनुसार, उसके वातावरण, वंशानुक्रम एवं उसकी गति के अनुसार, स्तर के अनुसार वह अपना विकास कर सके और अपने आप को सुदृढ़ बना सके। दोस्तों, इसमें हमें 3 टर्म्स आते हैं जिसका हमने इधर अलग से लिखा गया है कि हमें समझने का एक अच्छा उपाय है कि बालक का जो भी आत्म प्रेम की बात आती है तो शैशवावस्था में बालक आत्म प्रेरित होता है, और समलिंगी टोली है या समलिंगी में विश्वास रखने का आता है तो बाल्यावस्था है, और विषमलिंगी की बात आती है तो किशोरावस्था है। इस पर हम अच्छे तरीके से किशोरावस्था में बात करेंगे परसों। कल हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था में विकास के जो आयाम हैं, विभिन्न प्रकार के जो विकास है उसमें बाल्यावस्था में वो विकास किस तरह से होते हैं, बालक अपने आप को किस तरह से इन विकासों के साथ समायोजित करता है। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें। आपको ये हमारा टॉपिक कैसा लगा, इसको लेकर के आप हमें राय दें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। कल इसका बड़ा टॉपिक है जो ये बाल्यावस्था से संबंधित जो हमारा प्रकरण है कल पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारे अपने जितने भी दोस्त हैं फेसबुक, व्हाट्सएप पर कम से कम 10 मित्रों को ये हमारा वीडियो शेयर करें, ताकि उनको ये लाभ मिल सके और ये समझ सके कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों, आपने कल भी हमने बात की थी तो आपने अपने दोस्तों को शेयर किया होगा वीडियो, तो आपको वहाँ पर भी आशा करता हूँ कि पॉजिटिव रिस्पांस मिला होगा। कल हम इसके आगे बात करेंगे, बाल्यावस्था का प्रकरण कल कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हमारा ये वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इसकी सूचना आप तक पहुँचे। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ताकि आपको आसानी से ये सब समझ में आ सके। सिलेबस भी देख लें और एक के सारे वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं उसे आप देखें, ताकि आपको इन टॉपिकों को समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। धन्यवाद, नमस्कार।